बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मुनीर अहमद। कोर्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 5418। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस यूनिट 4 ऑफ दिस कोर्स, दैट इज़ रिगार्डिंग अकाउंटिंग फॉर रिसीवेबल्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। इस यूनिट को 2 पार्ट्स में तकसीम किया गया है। फर्स्ट पार्ट में हम अकाउंटिंग फॉर रिसीवेबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अकाउंटिंग फॉर रिसीवेबल्स। इस प्रोग्राम में हम अकाउंट रिसीवेबल के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल है क्या, सेल्स ऑन क्रेडिट क्या होती है, क्रेडिट कार्ड सेल्स के क्या बेनिफिट्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यूएशंस कैसे होती हैं, बैड डेट्स राइट ऑफ करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड एंड अलाउंस मेथड। एट द एंड वी विल डिस्कस हाउ टू डिस्पोज ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल्स। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट डज एक्चुअली अकाउंट रिसीवेबल मीन। अकाउंट रिसीवेबल वो अमाउंट्स हैं जो ड्यू होती हैं फ्रॉम कस्टमर्स अगेंस्ट दी क्रेडिट सेल। जैसा कि आप जानते हैं, कंपनीज कैश पर भी सेल्स करती हैं और क्रेडिट पर भी सेल्स करती हैं। जिन एंटिटीज़ को, जिन पर्सन्स को गुड्स क्रेडिट पर सेल्स की जाती हैं या सर्विसेज क्रेडिट पर परफॉर्म की जाती हैं, वो एंटिटीज़ या वो इंडिविजुअल्स अकाउंट रिसीवेबल्स या डेटर्स कहलाते हैं। Dear students, when a company does extend credit directly to customers, it maintains a separate account receivable for each customer and accounts for bad debts from credit sales। कि जब भी कंपनी क्रेडिट पर सेल करती है तो उसे 2 काम करने पड़ते हैं। एक, इंडिविजुअल कस्टमर का, इंडिविजुअल रिसीवेबल का सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है और साथ के साथ बैड डेट्स की अकाउंटिंग भी करनी पड़ती है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी कंपनी क्रेडिट पर सेल्स करती हैं तो क्या एंट्रीज पास की जाती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑन जुलाई 1st, टेककॉम हैड अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹950 टू कॉम स्टोर and a collection of ₹720 from RDA Electronics from a prior credit sale। कि कंपनी ने 950 की सेल की है कॉम स्टोर को और कलेक्शन की है 720 की RDA से। अब ये 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं। सबसे पहले हम क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करने की एंट्री पास करेंगे, जिसमें अकाउंट रिसीवेबल कॉम स्टोर डेबिट 950 से और सेल्स क्रेडिट करेंगे 950 से। इसके अलावा 720 RDA से कलेक्ट किए हैं। इसको रिकॉर्ड करने के लिए कैश विल बी डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ 720 एंड अकाउंट रिसीवेबल RDA इलेक्ट्रॉनिक्स क्रेडिट 720। अब इन एंट्रीज को हम लेजर्स में रिकॉर्ड करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास 2 किस्म के लेजर्स होते हैं, एक जनरल लेजर और दूसरा सब्सिडरी लेजर्स। सब्सिडरी लेजर्स में इंडिविजुअल कस्टमर्स के सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं और फिर उनकी कम्युलेटिव अमाउंट जनरल लेजर में रिकॉर्ड की जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पर अकाउंट रिसीवेबल लेजर्स हैं। दीज आर द सब्सिडरी लेजर्स। 2 अकाउंट रिसीवेबल्स हैं हमारे, RDA इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉम स्टोर। RDA इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑलरेडी जो बैलेंस था वो 1000 था, जिसमें से 720 हमें रिसीव हो गया है। नाउ द बैलेंस इज 280। कॉम स्टोर को हमने पहले भी सेल की हुई थी, 2000 का ऑलरेडी उसका बैलेंस था। जुलाई में हमने 950 की उसको फर्दर सेल की हैं, तो इस तरह कॉम स्टोर का बैलेंस 2950 हो गया है। अब इन दोनों बैलेंसेस को, जिनका टोटल 3230 बनता है, उसे हम जनरल लेजर में रिपोर्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्रेडिट सेल्स करने के अलावा कंपनीज
क्रेडिट कार्ड सेल्स भी अलाउ करती हैं। क्रेडिट कार्ड सेल्स में कंपनीज को भी बेनिफिट होता है और कस्टमर्स को भी बेनिफिट होता है। जब भी कंपनी क्रेडिट सेल्स करती हैं तो देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड सेल्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कस्टमर्स क्रेडिट इज इवैल्यूएटेड बाय द क्रेडिट कार्ड इशूअर, कि कस्टमर्स की जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो क्रेडिट कार्ड इशूअर कंपनी इवैल्यूएट करती है, ना कि सेलिंग कंपनी इवैल्यूएट करती है। तो इस तरह सेलिंग कंपनी क्रेडिट को सिक्योर कर लेती है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि सेल्स इंक्रीज बाय प्रोवाइडिंग परचेज ऑप्शंस टू द कस्टमर, कि विदाउट एनी कैश कस्टमर्स को ये अपॉर्चुनिटी अवेल होती है कि वो गुड्स परचेज कर सकता है, और इस तरह सेल्स इंक्रीज कर जाती हैं सेलिंग कंपनी की। द रिस्क ऑफ एक्सटेंडिंग क्रेडिट एंड ट्रांसफर टू द क्रेडिट कार्ड इशूअर, क्रेडिट एक्सटेंड करने का रिस्क, कलेक्शन का रिस्क, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है क्रेडिट कार्ड इशूअर कंपनी को। और कैश कलेक्शंस आर क्विकर, कैश कलेक्शंस बहुत जल्दी हो जाती हैं और इनमें बैड डेट्स के चांसेस नहीं होते कंपनी के लिए, बल्कि ये रिस्क जो है वो क्रेडिट कार्ड इशूअर कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जब कंपनी खुद से क्रेडिट सेल्स करती हैं तो कंपनी को लॉस होने के चांसेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन, कि जब भी कंपनी डायरेक्टली कस्टमर्स को क्रेडिट ग्रांट करेगी तो कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि कुछ कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस कैश पे नहीं करेंगे। उन कस्टमर्स के अकाउंट्स को हम अनकलेक्टेबल अकाउंट्स कहते हैं, जिन्हें आमतौर पर बैड डेट्स कहा जाता है। टोटल अमाउंट ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट्स एक्सपेंस कंसीडर की जाती है बाय द कंपनी। अब अनकलेक्टेबल अमाउंट्स कैलकुलेट करने के 2 मेजर मेथड्स हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड, द सेकंड मेथड इज अलाउंस मेथड। नाउ we will discuss what will be the accounting treatment of bad debts according to these two methods. सबसे पहले हम डायरेक्ट रिटर्न ऑफ मेथड डिस्कस करेंगे। इसको हम एक इलिस्ट्रेशन से समझते हैं कि इफ़ टैक्स कंपनी डिटरमिन्स ऑन Jan 23rd that it cannot collect 520 owed to by its customer J Kent, it recognizes the loss using the direct write-off method as follows, कि Jan 23rd को कंपनी को ये मालूम हुआ कि 520 की अमाउंट जो जे केंट ने पे करनी थी वो अब रिसीव नहीं होगी। इमीडिएटली कंपनी बैड डेट्स रिकॉग्नाइज कर लेगी। उसके लिए बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट करेगी 520 से और अकाउंट रिसीवेबल जे केंट क्रेडिट करेगी 520 से। डियर स्टूडेंट्स, कुछ कस्टमर्स क्रेडिट वर्दीनेस को मेंटेन रखने के लिए अमाउंट ड्यू पे भी कर देते हैं। मींस सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर्स को हम अनकलेक्टेबल्स कंसीडर कर चुके होते हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो कस्टमर्स हमें पेमेंट कर देते हैं। तो दिस इज़ नोन एज द रिकवरिंग ऑफ बैड डेट। कंपनी जब भी बैड डेट रिकवर करेगी उससे रिलेटेड 2 एंट्रीज पास की जाएंगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 520 की अमाउंट जो हमने एज अ बैड डेट्स रिकॉग्नाइज की थी, जे केंट ने वो अमाउंट हमें मार्च 11 को पे कर दी है। तो उससे रिलेटेड हम 2 एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल जे केंट डेबिट और बैड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट किए जाएंगे। जो एंट्री हमने पहले पास की थी बैड डेट्स रिकॉग्नाइज करने की, उस एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे टू सेट ऑफ द बैलेंसेस। अगेन मार्च 11 को कैश कलेक्शन की एंट्री हम करेंगे कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल जे केंट क्रेडिट with the amount of 520. In this way, recovering of bad debts will be recorded in the books of accounts. Dear students, there are some problem in recording bad debts according to direct write-off method. इन प्रॉब्लम को समझने से पहले हम 2 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं।
which are the basic accounting principles, matching and materiality principle. Dear students, मैचिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्स करता है कि एक्सपेंसेस को सेम अकाउंटिंग पीरियड में रिपोर्ट किया जाए जिस पीरियड में सेल्स प्रोड्यूस की गई थी। मींस जो एक्सपेंसेस हमें सेल्स प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल हुए थे उसी पीरियड में इन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम 2017 में सेल करते हैं 5000 की एक कस्टमर को, तो सेल्स हमने 2017 में ही रिकॉर्ड की, बट 2018 में हमें पता चलता है कि ये कस्टमर हमें पेमेंट नहीं देगा। तो मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है चूँकि सेल्स हमने 2017 में रिकॉर्ड की थी तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी 2017 में ही रिकॉर्ड होने चाहिए, ना कि किसी और पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए। So this means that if extended credit to customers helped produce sales, the bad debts expense linked to those sales is matched and reported in the same period. जबकि direct write-off method usually does not best match sales and expenses because bad debt expenses is not recorded until an account becomes uncollectible. अगर हम अकाउंट रिसीवेबल्स को अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड डील करते हैं तो इसमें मैचिंग प्रिंसिपल की वायोलेशन होती है। जैसे अभी आपको एग्जांपल दी कि 2017 में अगर 5000 की सेल की तो मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी 2017 में ही रिकॉर्ड करने चाहिए। तो राइट ऑफ मेथड में हमें 2018 में जाके पता चलता है और हमें 2018 को ही बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। तो दिस इज द वायोलेशन ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एन अमाउंट कैन बी इग्नोर्ड if its effect on the financial statement is unimportant to users this decisions, कि जो बिजनेस डिसीजंस के यूजर्स हैं अगर उनके लिए वो अमाउंट अनइम्पोर्टेंट है तो उसे रिपोर्ट ही नहीं करना चाहिए। तो अजीज़ तलबा, डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड अगर हम फॉलो करते हैं तो इन बोथ मेथड की वायोलेशन होती। तो इन प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन को इंश्योर करने के लिए वी हैव another method that is known as the allowance method. Allowance method of accounting for bad debts matches the estimated loss from uncollectible account receivable against the sales they helped produce. जिस पीरियड में सेल्स हुई है उसी पीरियड में लॉस फ्रॉम अनकलेक्टेबल अकाउंट्स हम रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू अलाउंस मेथड कि एट द एंड ऑफ ईच पीरियड एस्टिमेट total bad debts expected to be realized from that period sales. Allowance method के two advantages हैं. Number one, it records estimated bad debt expenses in the period when the related sales are recorded. कि जब हम sales रिकॉर्ड करेंगे उसी पीरियड में bad debt expenses को भी हम रिकॉर्ड करेंगे. Second benefit है, it reports account receivable on the balance sheet as the estimated amount of cash to be collected. कि बैलेंस शीट में अकाउंट्स रिसीवेबल की वो एस्टिमेटेड अमाउंट रिकॉर्ड की जाती है विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कलेक्टेड, कि जो अमाउंट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी अमाउंट हमें कलेक्ट होगी वही अमाउंट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाती है। सो दिस मेथड इज़ वेरी अप्रोप्रिएट मेथड एंड रिकमेंडेड बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अलाउंस मेथड के अकॉर्डिंगली हम बैड डेट्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेककॉम हैड क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹3 लाख ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ₹20,000 ऑफ क्रेडिट सेल्स रिमेन्ड अनकलेक्टेड। बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर बिजनेसेस, टेककॉम एस्टिमेटेड दैट ₹1,500 of its accounts receivable would be uncollectible। कि टोटल 3 लाख की क्रेडिट सेल्स है। एट द एंड हमें ये पता चलता है
कि 20,000 की क्रेडिट सेल्स अभी तक कलेक्ट नहीं हुई। बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस हम ये एस्टिमेट करते हैं कि इस अनकलेक्टेड अमाउंट का 1500 बैड डेट्स हो सकता है। तो इस 1500 का हम अलाउंस क्रिएट करेंगे और ये अमाउंट एज अ बैड डेट्स हम रिकॉर्ड कर लेंगे। 31 दिसंबर को बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट करेंगे 1500 से और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स क्रेडिट किया जाएगा 1500 से। इनके लेजर अकाउंट्स में अकाउंट रिसीवेबल की डेबिट साइड पे हमारे पास 20,000 का बैलेंस अवेलेबल है और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स का बैलेंस क्रेडिट 1500 का हमारे पास अवेलेबल होगा एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में चूंकि अकाउंट रिसीवेबल्स रिपोर्ट किए जाते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल्स 20,000 की ग्रॉस अमाउंट हम लिखेंगे और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। द नेट अकाउंट रिसीवेबल 18,500 will be reported in balance sheet at the end of accounting period. Now on Jan 23rd, we come to know that who is our account receivable declared as bankrupt and we come to know that 520 will not be recovered. तो इस 520 को अकॉर्डिंग टू अलाउंस मेथड रिकॉर्ड करने के लिए अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स जो ऑलरेडी हमने क्रिएट किया था डेबिट करेंगे और अकाउंट्स रिसीवेबल जे कैंट क्रेडिट करेंगे विद द अमाउंट 520। अकाउंट रिसीवेबल का ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस 20,000 था जिसमें से 520 के अकाउंट रिसीवेबल हमें रिसीव नहीं हुए, उसे हम क्रेडिट करेंगे। अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 1500 था और डेबिट हमारा यूटिलाइज हुआ है 520। इस तरह इस एंट्री का इम्पैक्ट लेजर अकाउंट्स पर शो करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, द राइट ऑफ डज नॉट इफेक्ट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर हम अलाउंस मेथड यूज़ करते हैं तो रियलाइजेबल वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ग्रॉस अमाउंट डेट इज़ 20,000, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स के बाद हमारी अमाउंट 1500 थी बिफोर राइटिंग ऑफ। तो इस तरह एस्टिमेटेड रियलाइजेबल अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास 18,500 थे और जब हमने राइट ऑफ कर दिया तो अकाउंट रिसीवेबल्स का बैलेंस हमारे पास 19,480 रह गया और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स का बैलेंस 980 रह गया। अगर इसको हम नेट करें तो ये अमाउंट भी 18,500 बनती। तो इस तरह अलाउंस मेथड से अगर हम बैड डेट्स को डील करते हैं तो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल अमाउंट पर आफ्टर राइटिंग ऑफ कोई इम्पैक्ट नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये बैड डेट्स हमें रिकवर हो जाते हैं और हम अलाउंस मेथड यूज़ कर रहे हों तो इस मेथड के अकॉर्डिंगली वी हैव टू पास 2 एंट्रीज। ऑन March 11, Kent pays in full his ₹520 अकाउंट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। तो March 11 को अकाउंट्स रिसीवेबल जे कैंट डेबिट करेंगे 520 से और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स क्रेडिट करेंगे 520 से। इन द सेम वे जैसे हमने राइट ऑफ मेथड में किया था, कैश डेबिट 520 से, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 520 से होगा। तो इस तरह रिकवरिंग ऑफ बैड डेट्स की एंट्री पास की जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू एस्टिमेट बैड डेट्स एक्सपेंसेस। बैड डेट्स से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हमने पढ़ ली। अब हम ये देखते हैं कि बैड डेट्स एक्सपेंसेस को एस्टिमेट कैसे किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देयर आर 2 मेथड्स, परसेंट ऑफ सेल्स मेथड एंड अकाउंट रिसीवेबल मेथड। अकाउंट रिसीवेबल मेथड को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। मींस इसके अकॉर्डिंगली फर्दर 2 मेथड्स अवेलेबल हैं, परसेंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल एंड एजिंग ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। जब हम बैड डेट्स को अकॉर्डिंग टू परसेंट ऑफ सेल्स मेथड रिकॉर्ड करते हैं, वी एस्टिमेट एट द एंड ऑफ पीरियड द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स बाय मल्टीप्लाइंग द डेट परसेंटेज विद करंट पीरियड सेल। कि हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे बैड डेट परसेंटेज एस्टिमेट करते हैं कि हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस ये कहता है कि टोटल क्रेडिट सेल्स का 5%, 10%, 2%, 8% बैड डेट्स हमारे हो जाते हैं।
तो करंट पीरियड की जितनी भी क्रेडिट सेल्स होती है उस क्रेडिट सेल को हम बैड डेट्स परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी गेट एस्टिमेटेड बैड डेट्स एक्सपेंसेस। और इन एस्टिमेटेड बैड डेट एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उन्हीं दो मेथड्स के तहत की जाती है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ रिसीवेबल मेथड? परसेंट ऑफ रिसीवेबल मेथड्स में फर्दर 2 मेथड्स अवेलेबल हैं। नंबर 1, कंप्यूट द एस्टिमेट ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, कि हम डाउटफुल अकाउंट्स की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, कि हम ये एस्टिमेट करते हैं कि कितनी अमाउंट अकाउंट रिसीवेबल की डाउटफुल है। तो जितनी अमाउंट अकाउंट रिसीवेबल की डाउटफुल हो उस अमाउंट की बैड डेट्स परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, उस अमाउंट को बैड डेट्स परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी गेट एस्टिमेटेड डाउटफुल अकाउंट। Second method is bad debt expenses is computed as total estimated bad debt expenses minus previous balance in allowance account। और इस तरह हमें पता चल जाता है कि करंट बैड डेट एक्सपेंसेस हमने कितने रिकॉर्ड करने। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस परसेंट ऑफ रिसीवेबल्स मेथड। व्हेन यूजिंग द परसेंट ऑफ रिसीवेबल मेथड, द एस्टिमेट at the end of period is determined by taking the account receivable balance and multiplying by an established bad debt percentage. The bad debt percentage is determined based on past history of the company and current economic trends. This computation provides the company with the balance desired in the allowance for doubtful accounts। कि जब भी परसेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल मेथड के तहत बैड डेट एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया जाता है तो हम ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल को मल्टीप्लाई करते हैं बैड डेट परसेंटेज से। ये बैड डेट परसेंटेज हम पास्ट हिस्ट्री ऑफ द कंपनी की बेसिस पे और करंट इकोनॉमिक ट्रेंड की बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। जब हमारे पास ये अमाउंट आ जाती है तो हम ये देखते हैं कि ऑलरेडी अलाउंस अकाउंट में बैलेंस कितना है, तो जितना बैलेंस हो वो माइनस करते हैं और अब भी अगर हमारे बैड डेट एक्सपेंसेस रहते हैं तो उन्हें हम करंट बैड डेट एक्सपेंसेस के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। द सेकंड मेथड इज अकॉर्डिंग टू अकाउंट रिसीवेबल मेथड इज द एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल मेथड। दिस मेथड यूज्ड टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंसेस इज द एजिंग ऑफ रिसीवेबल मेथड। इस मेथड में हम पास्ट और करंट रिसीवेबल्स की इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं अमाउंट ऑफ अनकलेक्टेबल कैलकुलेट करने के लिए। स्पेसिफिकली ईच रिसीवेबल को हम क्लासीफाई करते हैं कि हाउ लॉन्ग इट इज़ पास्ट इट्स ड्यू डेट। देन एस्टिमेट्स ऑफ अनकलेक्टेबल अमाउंट्स आर मेड assuming that the longer an amount is past due, the more likely it is to be uncollectible। कि अगर रिसीवेबल ज़्यादा अरसे से ड्यू हैं तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़्यादा अमाउंट बैड डेट्स अक्कर होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड हम जो स्टेप्स फॉलो करते हैं उन स्टेप्स में सबसे पहले रिसीवेबल्स को क्लासीफाई किया जाता है बाय हाउ लॉन्ग it is past due। After classification, each age group is multiplied by its estimated bad debts percentage। हर ग्रुप की bad debts percentage different होती है। Estimated bad debts for each group are total। जब हम हर ग्रुप की individual percentage कैलकुलेट कर लेते हैं then उन अमाउंट्स को टोटल कर लिया जाता है और उस टोटल अमाउंट से फॉर बैड डेट्स की एंट्री पास की जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, म्यूजिक लैंड एक कंपनी है जिसने एक शेड्यूल मुरतब किया है ऑफ रिसीवेबल्स बाय एज। दिसंबर 31, 2011 कस्टमर्स की डिटेल मेंशन है कि कौन कौन से कस्टमर्स हैं, उनसे कितनी कितनी अमाउंट ड्यू है। अब जो दिसंबर 31, 2011 को जो अमाउंट ड्यू नहीं है उनमें 450, 300 है। जो पिछले 30 दिन से ड्यू है वो 200 है। जो पिछले 60 डेज से ड्यू है वो 710 है। जो पिछले 90 डेज से ड्यू है वो 100 है।
और जो पिछले 90 डेज से भी ज़्यादा से ड्यू है वो 640 है। अब इसने क्लासिफिकेशंस कर दी है अकॉर्डिंग टू ड्यू डेट ऑफ द डेट्स। हर क्लासिफिकेशन की परसेंटेज भी डिफरेंट है और जैसे जैसे ड्यू डेट इंक्रीज करती जाती है कंपनी ने उसकी परसेंटेज भी इंक्रीज कर दी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो रिसीवेबल्स अभी 30 दिन से ड्यू हैं उनकी परसेंटेज 5% है। जैसे जैसे ड्यू इंक्रीज करती जा रही है उनकी परसेंटेज भी इंक्रीज करती जा रही है और सबसे ज़्यादा परसेंटेज उनकी है कि जो 90 डेज से भी ज़्यादा से ड्यू हैं, डैट इज़ 40%। इन रिसीवेबल्स को हम 40%, 25%, 10%, 5%, 2% से मल्टीप्लाई करेंगे और जो अमाउंट आएगी उन अमाउंट को हम अकामुलेट कर लेंगे। तो वही स्टेप्स हमने फॉलो किए इस एग्जाम्पल में भी। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की, फिर उनकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया और फिर इन तमाम अमाउंट्स को ऐड कर दिया। इस तरह हमारे पास एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल की जो अमाउंट आई है वो है 2270। तो इन दिस वे वी काउंट फॉर द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स अकॉर्डिंग टू एजिंग ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। डियर स्टूडेंट, हेयर इज अ समरी हाउ टू एस्टिमेट बैड डेट्स जो हमने डिस्कस की है कि बैड डेट्स एस्टिमेशंस इनकम स्टेट फोकस भी हो सकती है, बैलेंस शीट फोकस भी हो सकती है। इनकम स्टेटमेंट फोकस अगर होगी तो दिस मेथड इज नोन एज द परसेंट ऑफ सेल्स मेथड। इस मेथड में हमने सेल्स को मल्टीप्लाई किया रेट से और अमाउंट ऑफ बैड डेट्स एक्सपेंस कैलकुलेट की। इफ द बैलेंस शीट फोकस अप्रोच में वी हैव टू मेथड्स, परसेंट ऑफ रिसीवेबल्स मेथड एंड एजिंग ऑफ रिसीवेबल्स मेथड। परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल्स मेथड फोकस ऑन रियलाइजेबल वैल्यू। अकॉर्डिंग टू परसेंट ऑफ रिसीवेबल मेथड we multiply the rate to account receivable, and according to aging of receivables method we multiply rates by age according to their respective accounts receivable and calculate the allowance for doubtful accounts. At the end we will discuss how to dispose of the receivables. Sometimes companies receivables को early dispose of कर देती हैं। means अगर हमें वो debts आफ्टर 60 डेज रिसीव होने हैं तो कंपनी अगर फिल 4 चाहती है कि उसे वो अमाउंट रिसीव हो जाए तो उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 सेलिंग रिसीवेबल्स, कि किसी थर्ड कंपनी को रिसीवेबल्स सेल कर दिए जाते हैं। नंबर 2 प्लेजिंग रिसीवेबल्स, कि वो रिसीवेबल्स प्लेज कर लिए जाते हैं। नाउ वी विल इलिस्ट्रेट दीज 2 मेथड्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इफ़ tech company sells 20,000 of its account receivables and is charged a 4% factoring fee, it records this sale as follows. अगर कंपनी रिसीवेबल सेल करती है तो उसके अगेंस्ट कंपनी को फैक्टरिंग फीस पे करना पड़ती है। इस एग्जांपल में वी विल डेबिट कैश विद द अमाउंट ऑफ 19,200, फैक्टरिंग फी एक्सपेंस डेबिट 800 एंड अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट 20,000। कंपनी ने 20,000 के रिसीवेबल सेल कर लिए 19,200 की अमाउंट के अगेंस्ट और 800 की उसने फ़ी पे कर दी है उस कंपनी को जिस कंपनी को कंपनी ने अकाउंट रिसीवेबल सेल किए हैं। सेकंड वे इज़ द प्लेजिंग रिसीवेबल, कि कंपनी इन रिसीवेबल्स को किसी थर्ड पार्टी के पास प्लेज करवा कर अमाउंट रिसीव कर लेती है। रिसीवेबल्स के अगेंस्ट कैश रिसीव कर लिया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि व्हेन टेक कंपनी बारोज 35,000 एंड प्लेज इट्स रिसीवेबल्स एज अ सिक्योरिटी, इट रिकॉर्ड्स दिस ट्रांजैक्शंस एज फॉलोज: कैश डेबिट 35,000 से एंड नोट पेबल क्रेडिट 35,000 से। इन दिस वे कंपनी कैन डिस्पोज ऑफ इट्स अकाउंट रिसीवेबल। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा आज का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने गिरदो नवाह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।